नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। देखिए, आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग टीजीटी एग्जाम के लिए, जेबीटी एग्जाम के लिए, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के और भी अपकमिंग एग्जाम है, या फिर HPRC के आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। अभी हम डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या पूछा गया है। बोलते हैं आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वेयर लाचोरी एंड सरोल विलेज आर सिचुएटेड फ्रॉम वेयर इंडो ग्रीक कॉइन्स हैव बीन फाउंड। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के उस जिले की पहचान कीजिए जहां पर ये लाचोरी और सरोल गांव जो है वो आते हैं, और इन गांव में जो है वो इंडो ग्रीक सिक्के जो था वो मिले थे। अब ये गांव जो है वो कहां पर आते हैं। देखिए, लाचोरी और सरोल गांव की अगर हम बात करते हैं तो यहां से बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि सरोल हमने एक बार क्वेश्चन में भी पढ़ा है। सरोल हमने क्यों पढ़ा है? सरोल में जो है वो भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है, शीप ब्रीडिंग फार्म यहाँ पर जो है वो स्थित है। और ये सरोल जो है वो कहाँ पर स्थित है? सरोल जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। तो ये लाचोरी और सरोल दोनों ही चंबा में स्थित हैं। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, सरोल में जो है वो शीप ब्रीडिंग फार्म है, और सरोल जो है और लाचोरी भी साथ में जो है वो इसलिए भी जाने जाते हैं क्योंकि यहाँ पर इंडो ग्रीक कॉइन्स भी जो था वो मिले थे। अगर हम बात करते हैं चंबा में ही, और चंबा में ही हम सिक्कों की बात करते हैं, तो चंबा में राजा साहिल वर्मन हुआ करते थे। राजा साहिल वर्मन के द्वारा एक सिक्का भी जो था वो चलाया गया था। इस सिक्के को जो था वो चकली कॉइन जो था वो बोला जाता था। चकली कॉइन किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? पहले तो ये ध्यान रखना कि चंबा रियासत के राजा के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। और चंबा रियासत के कौन से राजा थे जिन्होंने ये चकली कॉइन जो था वो इंट्रोड्यूस किया था? ये कॉइन जो था वो राजा साहिल वर्मन के द्वारा जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। और राजा साहिल वर्मन वही राजा हैं चंबा के जिनके द्वारा जो है वो चंबा शहर की स्थापना भी जो है वो की गई है। चंबा शहर की स्थापना इनके द्वारा की गई है। इनके द्वारा चंबा में लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया गया है। इनके द्वारा चंबा में कामेश्वर मंदिर बनवाया गया है, चंद्रगुप्त मंदिर बनवाया गया है। तो ये भी आपने राजा साहिल वर्मन के बारे में बेसिक बातें याद कर लेनी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्रिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1948। तो बोलते हैं कि 1948 में हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी, उसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, उनके ऊपर विचार करना है। सबसे पहले बोलते हैं सिरमौर एंड चंबा स्टेट वर मर्ज्ड विद इट इन 1950, कि सिरमौर और चंबा जो है वो हिमाचल के साथ मिलते हैं, और हिमाचल के साथ जो है ये 1950 में जाकर जो है वो मिलते हैं। मर्ज्ड विद इट इन 1950 ये लिखा गया है। और दूसरे में बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ महासू वॉज क्रिएटेड आफ्टर मर्जिंग द प्रिंसली स्टेट ठकुराइन एंड देयर ट्राइब्यूटरीज, की महासू स्टेट जो था, डिस्ट्रिक्ट ऑफ महासू जो था, ये जो था वो क्रिएट किया गया था। इसमें कुछ प्रिंसली स्टेट में लाए गए थे, कुछ ठकुराइयां और कुछ उनकी भी शाखाएं जो था वो मिलाई गई, तब ये महासू स्टेट जो था वो बनाया गया था, महासू डिस्ट्रिक्ट जो था वो बनाया गया था। और तीसरे में बोलते हैं किन्नौर वॉज एडेड टू इट इन मई 1960, कि किन्नौर को हिमाचल प्रदेश में ऐड किया गया था 1960 में, वो भी मई महीने में। चौथे में बोलते हैं बिलासपुर वॉज मर्ज्ड विद इट ऑन जुलाई 10, 1951, कि बिलासपुर को जो है वो 10 जुलाई 1951 को जो था वो इसमें मिलाया गया था। हम बात पहली स्टेटमेंट से करते हैं। सिरमौर और चंबा स्टेट बोलते हैं मर्ज किए गए थे हिमाचल में 1948 में। नहीं, जब हिमाचल की स्थापना 1948 में हुई थी तभी जो था वो 4 जिले बनाए गए थे, जिसमें से सिरमौर एक जिला हुआ करता था, चंबा एक जिला हुआ करता था, और बाकी के 2 जिलों में एक जो था वो मंडी आता था, एक महासू जो था वो आता था। तो ये टोटल 4 जिले उस टाइम हुआ करते थे। पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ महासू, यानी कि महासू डिस्ट्रिक्ट जो था वो बनाया गया था, और इसको जो था वो बनाया गया था कुछ एक प्रिंसली स्टेट्स को जोड़कर, कुछ एक ठकुराइयों को जोड़कर, और कुछ एक उनकी भी शाखाओं को जोड़कर। तो ये बात बिल्कुल सही यहाँ पर लिखी गई है कि ऐसे जो था वो महासू स्टेट जो था वो बनाया गया था। तो दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल सही हुई। तीसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं किन्नौर वॉज एडेड टू इट इन मई 1960। देखो, किन्नौर जो है वो हिमाचल प्रदेश का जो है वो एक जिला बनता है, और महासू को तोड़कर चिन्नी तहसील एक हुआ करती थी, वहां से निकालकर किन्नौर जिला जो है वो बनाया गया 1960 में, और मई 1960 में ही ये बनाया गया था। ये बात भी बिल्कुल सही यहाँ पर लिखी गई थी। तो दूसरी भी सही हो गई, तीसरी भी सही होगी। चौथी स्टेटमेंट जो है वो देखते हैं। बोलते हैं बिलासपुर वॉज मर्ज्ड विद इट ऑन जुलाई 10, 1951, कि बिलासपुर जो है वो इसमें मिलाया गया था 1951 में। देखो, बिलासपुर 1951 में जो है वो हिमाचल में नहीं बनाया गया था। 1951 में तो हिमाचल को पार्ट सी का स्टेटस जो था वो दे दिया गया था, और हिमाचल में जो बिलासपुर मिलाया गया था वो 5वें नंबर का जिला जो था ये बनाया गया था जब ये मिला था। कौन से ईयर की ये बात है? ये बात है 1954 की।
1954 में जो था वो मिलाया गया था 1954, तो चौथी स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो गई। चौथी स्टेटमेंट गलत है। बोलते हैं चूज योर करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग, तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। आपके पास जो है वो सिर्फ दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बाकी की स्टेटमेंट्स पहली और चौथी जो है वो गलत है। पहली और चौथी स्टेटमेंट गलत क्यों है वो भी आपने देख लिया कि ये स्टेटमेंट जो है वो गलत क्यों दी गई है। इतना क्लियर हुआ यहाँ से। अगली स्टेटमेंट जो है वो देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि 1857 की क्रांति के बारे में हिमाचल से जुड़ा हुआ कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। पहले में बोलते हैं नो इफेक्ट ऑफ इट, कि हिमाचल में 1857 की क्रांति का कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिला था। दूसरे में बोलते हैं इट हैड नॉट रिसीव्ड एनी हेल्प फ्रॉम पीपल, तो बोलते हैं कि 1857 की क्रांति में जो है वो लोगों का कोई भी सहयोग नहीं मिला था। तीसरे में बोलते हैं द सिरमौर बटालियन ऑफ गोरखा सोल्जर्स रेफ्यूज्ड द ऑर्डर ऑफ मार्चिंग टू अंबाला, कि जो सिरमौर बटालियन थी गोरखा सोल्जर्स की, उसने मना कर दिया था, जो उनको ऑर्डर दिए गए थे कि अंबाला की ओर मार्च करना है, उन ऑर्डर्स को उन्होंने मना कर दिया था। और चौथे में बोलते हैं नन ऑफ दिस, की इनमें से कोई भी नहीं। अगर हम 1857 की क्रांति के बारे में कथनों के ऊपर विचार करते हैं तो हिमाचल में इसका प्रभाव तो था। पहली स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर दी गई कि नो इफेक्ट ऑफ इट, नहीं, 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति का हिमाचल पर प्रभाव तो हुआ था, तो पहली स्टेटमेंट गलत है। बोलते हैं इट हैड नॉट रिसीव्ड एनी हेल्प फ्रॉम पीपल। देखिए 1857 की क्रांति में हिमाचल के लोगों से थोड़ा थोड़ा सहयोग तो सब जगह से जो था वो मिला था। बिलासपुर से भी लोगों ने सहयोग दिया था, चंबा से भी राजाओं ने सहयोग दिया था। बुशहर रियासत एक हुआ करती थी जिसने साथ नहीं दिया था, तो दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है, पहली भी गलत है। तीसरे में बोलते हैं सिरमौर बटालियन ऑफ गोरखा, जो गोरखाओं की सिरमौर की बटालियन थी उसने मना कर दिया था मार्च करने से कि अंबाला की ओर वो मार्च नहीं करेंगे। ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही दी गई है। ऑप्शन सी जो है वो सही है। सिरमौर बटालियन ऑफ गोरखा सोल्जर्स रेफ्यूज्ड द ऑर्डर ऑफ मार्चिंग टू अंबाला, उन्होंने अंबाला की ओर मार्च करने के ऑर्डर्स को जो है वो इनकार कर दिया था, उन्होंने रेफ्यूज कर दिया था उन ऑर्डर्स को मानने से। तो सी स्टेटमेंट सही है, बाकी की स्टेटमेंट्स हमारे पास सही दी गई हैं। 1857 की जो क्रांति हुई थी शिमला में, उसकी न्यूज जो है वो अंबाला से पहुंचती है 12 मई 1857 को। उस टाइम शिमला की अगर हम बात करते हैं तो शिमला के जो चीफ कमांडर ऑफ चीफ हुआ करते थे वो जनरल एंसन हुआ करते थे, और शिमला में जो है वो डिप्टी कमिश्नर जो हुआ करते थे शिमला के उस टाइम वो लॉर्ड विलियम हे जो था वो हुआ करते थे। तो इन जो यहाँ के कमिश्नर थे, जो कमिश्नर थे, डिप्टी कमिश्नर थे, उनका नाम विलियम हे ध्यान रखना है। कमांडर ऑफ चीफ का नाम ध्यान रखना है कि वो कौन थे, वो जनरल एंसन जो था वो थे। तो इन व्यक्तियों के नाम ध्यान रखें। इन जो 1857 की क्रांति से जुड़े हुए इवेंट्स हैं उनके बारे में जरूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर वैली इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि किन्नौर जिले में सबसे बड़ी जो है वो नदी घाटी कौन सी है। अगर हम किन्नौर जिले में बात करते हैं नदी घाटियों की, तो किन्नौर में जो सबसे बड़ी नदी घाटी जो आती है, पहले सांगला दिया गया है, सांगला या बसपा एक ही बात है, सतलुज दिया गया है, गिरी दिया गया है, चेनाब दिया गया है। सतलुज वैली, ये जो सतलुज वैली है ना, ये सबसे बड़ी है, इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम किन्नौर जिले में बात करते हैं तो सतलुज रिवर बहती है यहाँ पर। इनफैक्ट हिमाचल की सबसे लंबी नदी 320 किलोमीटर की जो है वो सतलुज नदी ही है, और सतलुज नदी जब हिमाचल में एंटर करती है तो किन्नौर जिले में ही सबसे पहले ये एंटर करती है, और यहीं पर सतलुज वैली बनती है। फिर वहीं पर जो है ये सबसे बड़ी वैली जो है वो ड्रेन करती है इसको। और दूसरी बात आपने ये भी ध्यान रखनी है कि सतलुज वैली जो है वो सतलुज रिवर के साथ सिपकिला से लेकर बिलासपुर तक जो है वो यही वैली जो है वो चलती है। सतलुज नदी हिमाचल के अलग अलग स्थानों को टच करती है, जैसे कि किन्नौर में भी ये बहती है, किन्नौर के अलावा ये मंडी में बहती है, बिलासपुर में बहती है। किन्नौर हो गया, मंडी हो गया, बिलासपुर हो गया, बिलासपुर के अलावा शिमला से होकर भी ये गुजरती है। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट की ही एग्जैक्टली बात हो रही है यहाँ पर, तो इस तरह से ध्यान रखना है। हाँ, यहाँ पर हम वैलीज की बात भी कर लेते हैं। सांगला वैली जो है वो उसको बसपा वैली भी बोला जाता है, और बसपा नदी जो है, बसपा रिवर जो है वो यहाँ पर बनती है, बसपा रिवर इसको ड्रेन करती है। यहाँ पर चितकुल विलेज भी आता है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि चितकुल विलेज कौन सी वैली में आता है, तो वो जो है वो सांगला वैली में आता है। गिरी वैली की अगर हम बात करते हैं तो गिरी नदी यहाँ पर ड्रेन करती है, और गिरी नदी के बारे में भी
ध्यान रखना है कि गिरी नदी जो है वो सिरमौर को 2 इक्वल पार्ट में जो है वो डिवाइड कर देती है। एक सिसगिरी और एक ट्रांसगिरी रीजन जो है वो बनता है। गिरी नदी जो है वो कुप्पर पीक से जो है वो निकलती है। और चेनाब वैली के बारे में तो आपको पता ही है, चेनाब नदी इसको ड्रेन करती है। और चेनाब नदी के बारे में भी आपने इस बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि इन टर्म ऑफ वॉल्यूम जो है वो चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी जो है वो आती है। तो इन 4 ऑप्शंस को आपने क्लियर कर लिया, इन चारों के चारों ऑप्शंस को आपने जान लिया। इतना काफ़ी है यहाँ से जानने के लिए, इतना एनफ है। इतनी सी जानकारी भी अगर याद रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़रूर हेल्प मिलेगी। अगर आप देखेंगे अभी प्रेजेंट टाइम का सिनेरियो, तो पेपर 1 ऑलमोस्ट हमारी वीडियो से कवर हो रहा है, सारा का सारा आराम से, बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, आप HPRC के JBT एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। देखिए, आप कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपने स्टडी को प्रॉपर शेप दे सकते हैं, आप अपनी कमियों को इम्प्रूव भी कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कंपटीशन कितना टफ हो रहा है, ये हमें रिजल्टों से पता चलता है। तो अभी कांस्टेबल का रिजल्ट आया था, तो वहीं से कंपटीशन का पता भी चलता है। देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि सिलेक्शन भी हो आपकी, तो मौके बहुत जा रहे हैं आपके पास। PGT का मौका जा चुका है, अब वो पता नहीं कब आएगा। TGT का मौका भी है, JBT का मौका भी आपके पास है। तो इस मौके को अवेल करने के लिए, इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो एक अच्छी दिशा देने के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। ठीक है जी, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द करेक्ट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, इसको बोलते हैं CAGR ऑफ फिश प्रोडक्शन बिटवीन 2012 एंड 2023-24 इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आपने जो है वो पहचान करनी है। हिमाचल प्रदेश में जो है वो आपने 2012-13 से लेकर 2023-24 के बीच मछली उत्पादन की सही चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर जो है वो विचार करना है। देखिए, यहाँ पर जो है वो उसका 2.3% जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। हम थोड़ा डिटेल से बात यहाँ पर फिश प्रोडक्शन के बारे में करते हैं। अब देखिए, ये जो फिशरीज सब सेक्टर है, ये जो है वो टोटल जो GSVA है हमारी, उसमें जो है वो 0.14% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। और ये जो फिशरीज सब सेक्टर है, ये 0.94% कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की GSVA में। ये 2024-25 का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। फिशरीज सब सेक्टर में जो है वो ग्रोथ भी एस्टिमेट की गई है 2024-25 के लिए। 7.0% की ग्रोथ यहाँ पर एस्टिमेट की गई है 2024-25 के लिए, और 2023-24 में यहाँ पर 6.3% की ग्रोथ जो था वो एस्टिमेट की गई थी। तो ये फिशरीज सब सेक्टर के बारे में कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान रखना है। ये फिशरीज सब सेक्टर जो है वो 0.14% जो है वो टोटल GSVA में कंट्रीब्यूट करता है। 0.94% इसका कंट्रीब्यूशन रहता है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की GSVA में। और ये जो सेक्टर है हमारा फिशरीज सब सेक्टर, ये जो है वो ग्रो करता है 7.0% फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में और 6.3% 2023-24 में। ठीक है जी, तो इतना सा आप इस सेक्टर के बारे में ध्यान रखें। संभावित रहता है कि ऐसे सेक्टर्स के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में बन ही जाता है। अगर पूछा जाए कोई भी क्वेश्चन तो डिटेल से पता होना चाहिए। अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं तो उनको टोटली स्किप कर दिया जाए, उनको ऐसे तुक्का लगाने की कोशिश ना की जाए, नहीं तो वहां से पूरी की पूरी मेरिट खराब भी कई बार हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द सब आर्कटिक क्लाइमेट रीजन ऑफ हिमालयन एल्टीट्यूडल रेंज। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से पहचान कीजिए कि हिमालय की ऊंचाई श्रृंखला का उप आर्कटिक जलवायु क्षेत्र क्या है। अगर हम बात करते हैं कि सब आर्कटिक क्लाइमेट रीजन जो हिमालय का है, उसकी एल्टीट्यूड रेंज जो है वो कितनी है, तो उसकी एल्टीट्यूड रेंज 3500 से लेकर 4500 मीटर के बीच में है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो, हिमाचल के बारे में बेसिक से क्वेश्चन रिवाइज करवाऊं तो हिमाचल का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भी यहाँ पर रिवाइज करना ज़रूरी है। जो हिमाचल का जो लॉन्गिट्यूड है वो 75 डिग्री से लेकर 45 मिनट 55 सेकंड ईस्ट से जो है वो 79 डिग्री 4 मिनट 22 सेकंड ईस्ट की ओर जो है ये लॉन्गिट्यूड हिमाचल प्रदेश का है।
अगर हम लैटिट्यूड की बात करते हैं तो लैटिट्यूड जो है वो कितना है, देखो लैटिट्यूड हिमाचल प्रदेश का जो है वो कितना है, वो 30 डिग्री 22 मिनट 40 सेकंड नॉर्थ से 33 डिग्री 12 मिनट 40 सेकंड नॉर्थ की ओर जो है लैटिट्यूड हिमाचल प्रदेश का जो है वो है। हिमाचल प्रदेश की जो बेसिक एलिवेशन है वो 350 मीटर से स्टार्ट होती है, 6975 मीटर तक जो है वो जाती है। ठीक है जी, ये भी पता होना चाहिए आपको। हिमाचल प्रदेश में जो है, जो हिमाचल प्रदेश में हमने अलग अलग तरह के क्लाइमेटिक जोन जो है वो पढ़ रखे हैं, क्लाइमेटिक रीजन पढ़ रखे हैं, जिसमें से सब आर्कटिक क्लाइमेट रीजन एक है जो 3500 मीटर से 4500 मीटर के बीच में वेरी करता है। इतना काफी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं वेयर डज द चेनाब रिवर एंटर द पांगी वैली ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की पांगी घाटी में कहाँ प्रवेश करती है। देखिए अगर हम चिनाब रिवर की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में, चिनाब हमें थोड़ी देर पहले ही पढ़ रहे थे कि इन टर्म ऑफ वॉल्यूम हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी जो है, सबसे बड़ी नदी आती है इन टर्म ऑफ वॉल्यूम अगर हम बात करते हैं। चिनाब नदी बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की पांगी घाटी में कहाँ पर प्रवेश करती है। तो पांगी घाटी में ये भुजिंद नामक स्थान पर जो है वो एंटर करती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम चिनाब नदी की बात करते हैं तो पहले ये चंद्रा और भागा नदी के नाम से जो है वो जानी जाती है। चंद्रा और भागा दो अलग अलग नदियां जो है वो हैं। ये दोनों अलग अलग नदियां जब बहती हैं तो चंद्रा और भागा जो है वो तांदी नामक स्थान पर आकर जो है वो आपस में मिल जाती हैं। अब तांदी नामक स्थान पर आकर ये मिल जाती हैं, उसके बाद टोटल हिमाचल प्रदेश में जो ये बहती है चिनाब नदी वो जो है वो 122 किलोमीटर बहती है। चंद्रा भागा आपस में मिल गई, उसके बाद ये पांगी में एंटर कर जाती है भुजिंद में, फिर ये चिनाब के नाम से जो है वो जानी जाती है और ये जो है वो चिनाब के नाम से जानी जाती है। आगे बहती है, हिमाचल प्रदेश को ये छोड़ भी देती है, चंबा को ये संसारी नाला के समीप छोड़ती है और कश्मीर में एंटर कर जाती है। कश्मीर की पोडर वैली में जो है वो जाकर एंटर ये कर जाती है। इसकी जो मुख्य सहायक नदियां आती हैं उसमें जो है वो मियार आ जाता है, साइचर आ जाता है, चंद्रा भागा, ये तो इसकी सहायक नदियां हैं ही हैं। तो ये सब इसकी सहायक नदियों में भी जो है वो आती हैं। तो चिनाब नदी के बारे में ये पता चला आपको। यहाँ पर संसारी नाला दिया गया है, सियूल रिवर जो है वो दिया गया है, तंतगिरी यहाँ पर दिया गया है। अगर हम बात करते हैं तंतगिरी की, तंतगिरी जो है वो रावी की सहायक नदी जो है वो बनती है, ये रावी की सहायक नदी बनती है। सियूल की अगर हम बात करते हैं तो सियूल भी जो है वो रावी की ही सहायक नदी बनती है। और संसारी नाला की अगर हम बात करते हैं तो संसारी नाला जो है ये चेनाब की सहायक नदी जो है वो बनती है। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने इन नदियों के बारे में जो है वो ध्यान रखना है। हमने नदियों के बारे में भी जान लिया, अच्छे से जाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में अलग अलग नेशनल पार्क आते हैं, यहाँ पर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो दिया गया है। पहले में बोलते हैं इट इज़ इन मंडी डिस्ट्रिक्ट, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में आता है। इट इज़ वर्ल्ड हेरिटेज पार्क, ये वर्ल्ड हेरिटेज पार्क है। अगले में बोलते हैं इट वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1990, कि इसको नेशनल पार्क का दर्जा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1990 में दिया गया था। उससे आगे बोलते हैं इट इज़ द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, कि ये इंडिया का स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क जो है वो आता है। अब हम यहाँ पर हर एक स्टेटमेंट के बारे में जो है बात करते हैं। बोलते हैं इट इज़ इन मंडी डिस्ट्रिक्ट, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है। नहीं, ये जो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क है ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता है। ये कहाँ पर आता है, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है। कहाँ पर, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है वो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क आता है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तो आपके पास गलत हो गई। चौथी स्टेटमेंट दी गई है कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क, नहीं, ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क आता है हिमाचल का, स्मॉलेस्ट नहीं है, तो ये भी गलत हो गई। आगे बोलते हैं कि इट वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1890, कि इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल पार्क का दर्जा 1990 में दिया गया था। नहीं, इसको 1990 में नेशनल पार्क का दर्जा जो था वो नहीं दिया गया था। इसको जो था वो 1999 में 1999 में जो था वो नेशनल पार्क का दर्जा जो था वो दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये भी सही है। इट इज़ वर्ल्ड हेरिटेज पार्क, ये बात बिल्कुल सही है। ये वर्ल्ड हेरिटेज पार्क है, इसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में जो है वो शामिल किया गया है। यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में जो था वो इसको 2014 में जो था वो शामिल किया गया था। 2014 में ये यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में जो है वो शामिल होता है और ये जो है वो अब कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है और यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी आता है। टोटल 5 नेशनल पार्क हिमाचल
हिमाचल प्रदेश में जो है वो आते हैं। इसमें से एक तो हमने ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क पढ़ लिया, एक पिन वैली नेशनल पार्क आता है। ये पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो लाहौल स्पीति में जो है वो आता है। एक खीर गंगा नेशनल पार्क आता है, ये कुल्लू में आता है। एक इंद्र किला नेशनल पार्क आता है, ये भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही जो है वो आता है। एक सिम्बलबड़ा नेशनल पार्क आता है। सिम्बलबड़ा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर आता है, ये सिरमौर में जो है वो आता है। तो ये सब नेशनल पार्क जो है वो आते हैं और सारे के सारे ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। तो इतनी जानकारी नेशनल पार्क के बारे में काफ़ी है याद रखने के लिए। इतना सा हमने यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच फॉलोइंग एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश दी सांद एंड साबू फोक डांसेज आर परफॉर्म। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सांद और साबू लोक नृत्य जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। देखो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिले आते हैं, उन जिलों की जो है वो अपने में अपनी अलग अलग खासियत जो है वो रहती है। हर एक जिले का अपना डांस है, हर एक जिले का अपना फोक सॉन्ग भी जो है वो आता है। डांसेस की बात करें तो ये सांद और साबू डांस जो है वो लाहौल एरिया में जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है, लाहौल एरिया में ये परफॉर्म किए जाते हैं। सांद का मतलब होता है सॉन्ग होता है ये एक, जो कि जिसमें भगवान बुद्ध की प्रेयर जो है वो की जाती है। साबू जो है वो एक डांस आता है जो कि लोगों की फीलिंग्स को जो है वो बताता है भगवान के प्रति। डिपिक्ट्स द फीलिंग ऑफ पीपल, ये लोगों की फीलिंग्स को जो है वो बताता है। तो सांद और साबू इस तरह से जो है वो दोनों आते हैं। लाहौल स्पीति में ही अलग अलग डांसेज जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। एक सुनतो डांस यहाँ पर जो है वो परफॉर्म किया जाता है, सुनतो डांस यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। एक छनक छम डांस जो है वो यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। छनक छम भी लाहौल में ही परफॉर्म किया जाता है, लाहौल स्पीति में ही। एक यहाँ पर लंग दरमा डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, लंग दरमा डांस जो है वो यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। और एक यहाँ पर जो है वो सहनाई डांस कर जो है परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने डांसेज जो है वो ध्यान रखने हैं जो लाहौल स्पीति में जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। लाहौल स्पीति के डांसेज आपने जान ली। चलो यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लेता हूँ। एक जो है वो सिकरी डांस भी होता है, ये सिकरी डांस कहाँ पर परफॉर्म जो है वो किया जाता है। चलिए आप कमेंट कर बताएंगे, रिवीजन आपका भी साथ में होना चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग यहाँ से हो जाएगी। सिकरी डांस जल्दी से बताइए कि कहाँ पर परफॉर्म जो है वो किया जाता है, कौन से जिले में ये परफॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच राजा ऑफ कांगड़ा सुल्तान फिरोज शाह तुगलक इन्वेडेड इट। बोलते हैं कांगड़ा के किस राजा के शासनकाल में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने इस पर आक्रमण किया था। अगर हम कांगड़ा की बात करते हैं तो कांगड़ा पर भी आक्रमण अलग अलग टाइम में होते रहे। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भी यहाँ पर आक्रमण किया गया था। और फिरोज शाह तुगलक ने जो था वो यहाँ पर जब आक्रमण किया था तो उस टाइम यहाँ के राजा कौन हुआ करते थे, यहाँ के राजा रूपचंद जो था वो हुआ करते थे। ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। राजा रूपचंद यहाँ के राजा हुआ करते थे। अब हम यहाँ पर एक और बात करेंगे कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यहाँ पर अटैक कब किया गया था। 1365 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो था वो यहाँ पर अटैक किया गया था। कांगड़ा किले पर भी अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह से अटैक होते रहे। लगभग यहाँ पर जो है वो अटैक किया जाता है। कांगड़ा पर इससे पहले 1009 में अटैक हुआ था। उस टाइम कांगड़ा के राजा कौन हुआ करते थे, उस टाइम कांगड़ा के राजा जगदीश चंद हुआ करते थे। ये अटैक जो था वो 1009 में किसके द्वारा किया गया था, तो महमूद गजनवी के द्वारा ये अटैक जो था वो किया गया था। उसके बाद कांगड़ा में 1337 में भी जो था वो अटैक हुआ। 1337 में जो अटैक किया गया था वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। उस टाइम राजा पृथ्वी चंद यहाँ के राजा जो था वो हुआ करते थे। राजा पृथ्वी चंद यहाँ के राजा जो था वो हुआ करते थे। फिर राजा रूपचंद हुआ करते थे जब यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो था वो अटैक किया गया। तो इस तरह से जो है वो कांगड़ा के किले पर अलग अलग टाइम में अटैक हुए। फिर बाद में चलकर गोरखाओं का आक्रमण जब होता है, गोरखाओं के आक्रमण के समय जो है वो कांगड़ा के राजा संसार चंद हुआ करते थे। संसार चंद देखो यहाँ से महल मोरिया में पहले युद्ध होता है, उसके बाद उनको वहाँ से भागना पड़ता है। फिर ज्वालामुखी की संधि होती है, 1809 में वो ज्वालामुखी की संधि होती है। फिर गोरखा दूसरी तरफ चले जाते हैं सतलुज नदी के। फिर ब्रिटिशर्स के साथ उनका होता है। फिर संगौली की संधि होती है। इस तरह से संधियाँ जो है वो होती रही बाद में चलकर। परंतु अटैक जो भी अटैक हुआ ना उसका ईयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो है वो रहता है। ठीक है, अटैक के ईयर के बारे में ज़रूर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कौन सा अटैक कब हुआ था। तो इतना सब हमने यहाँ से जान लिया है विस्तृत में।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, फ्रॉम विच प्रिंसली स्टेट राजा साहिल वर्मन रिसीव्ड वन कॉबलर फैमिली एज अ डॉरी। तो बोलते हैं किस रियासत से राजा साहिल वर्मन को दहेज के रूप में एक मोची परिवार जो था वो मिला था। अब कमेंट कर कर अपना आंसर बताएंगे। इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो है मिशन एलाइड की, उसमें हमने ये पहला ही क्वेश्चन पढ़ा है और डिटेल से हमने यहाँ पर जो है वो इस क्वेश्चन को पढ़ा है। ठीक है, यहाँ से हमने बहुत कुछ जाना है। तो अभी आप कमेंट कर कर जो है वो अपना आंसर बताएंगे। हाँ, टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tallexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।